नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज, मदनगंज, किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारत का इतिहास में पार्ट ए का तीसरा लेसन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है। आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी उपाधि थी ईश्वर की भूमिका का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा व सुल्तान आजम। प्रारंभिक जीवन। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। यह इलबारी जनजाति का तुर्क था। उसके पिता इलम खां जनजाति के सरदार थे, इसलिए उसका बचपन समृद्ध वातावरण में बीता। बाल्यकाल से ही इल्तुतमिश रूपवान व बुद्धिमान था। इस कारण अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया, जिन्होंने धोखे से उसे एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। अतः बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। दास के रूप में उसे बुखारा लाया गया, जहाँ के एक संबंधी के हाथों बेच दिया गया। सदर जहाँ के परिवार से इल्तुतमिश बुखारा के हाजी नामक दासों के एक व्यापारी के अधिकार में आया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्त कबा ने उसे खरीदा और गजनी ले आया। सुंदर व्यक्तित्व व मेधावी दृष्टि से उसने समस्त बाजार आकर्षक कर लिया। ये सूचना सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी को दी गई। गौरी ने इल्तुतमिश व एक अन्य दास तमगाज रूमी को खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई, किंतु जमालुद्दीन ने यह मूल्य अस्वीकार कर दिया। अतः गौरी गजनी में उसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने गुजरात अभियान से गजनी लौट रहा था तो 1 वर्ष तक यहाँ प्रवास किया। इसी दौरान वह इल्तुतमिश के सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ तथा गौरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। चूंकि गजनी में उसके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध था, इसलिए गौरी उसे दिल्ली ले आने का निर्देश दिया। दिल्ली में ही इल्तुतमिश व तमगाज रूमी का 1 लाख जीतल में खरीदा गया। ऐबक ने आरंभ से ही इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक के बाद एक पद पर उन्नति करते हुए अमीर-ए-शिकार के पद पर पहुंच गया। ग्वालियर विजय के पश्चात उसे वहां का अमीर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उसे बुलंदशहर का इक्ता प्रदान किया। अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इक्ता सौंपा गया। रिवर्टा के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी। उसकी प्रतिभा को देखते हुए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। 1205 से 6 ईस्वी में खोखरों के दमन के लिए मोइनुद्दीन गौरी जब गजनी से कूच किया तो उसने अपनी सहायता के लिए दिल्ली से सेना मंगवाई। ऐबक एक सेना के साथ गौरी की सहायता के लिए कूच किया, जिसमें इल्तुतमिश भी सम्मिलित था। उसने बड़े उत्साह व साहस से खोखरों के दमन में सहायता की। खोखरों को झेलम नदी से ढकेल कर बीच धारा तक पीछा करता हुआ उनका संहार किया। गौरी इल्तुतमिश के इस साहस व कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐबक को उसके साथ अच्छा और भला व्यवहार करने की सलाह दी तथा उसे दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सेवाओं के उपलक्ष्य में मोहम्मद गौरी के आदेश से इल्तुतमिश को दासता से मुक्ति मिल गई। साथ ही उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश ऐबक का दामाद तथा बदायूं का इक्तादार था। सिंहासनरोहण। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। वे एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। 8 माह के भीतर ही दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। आराम शाह को युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बना। ऐबक के संरक्षकों के नायकों ने इल्तुतमिश का विरोध किया। काजी वजीहुद्दीन के नेतृत्व में कुछ विधि ज्ञाताओं ने इल्तुतमिश का इस आधार पर विरोध किया कि वे एक स्वतंत्र मनुष्य नहीं है। उन्होंने अपनी दलील तभी वापस ली जब इल्तुतमिश ने उन्हें अपना मुक्ति पत्र दिखाया। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। वह प्रथम इलबारी तुर्क शासक था।
शासक तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा उल मुनसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक पत्र वस्त्र खिल्लत प्रदान की। इल्तुतमिश खलीफा के अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देश एवं सागर पर सुल्तान ए आजम के रूप में उसको अधिकार दिया। इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत अपने पद की स्वीकृति प्राप्त करने का उल्लेख मिन्हा उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है, जिसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों से ने स्वीकार किया। इस कार्य से दिल्ली की सल्तनत के ऊपर खिलाफत की छाप को दृढ़ कर दिया। भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर खलीफा के अंतिम अधिकार को वैधानिक रूप से पुष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुत्सदिस के नाम से यह युक्त सिक्के चलाए। इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। उसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का राज्य प्राप्त किया, परंतु अपनी योग्यता और प्रतिभा से इन समस्याओं का अंत कर सल्तनत की दृढ़ता तथा शक्ति प्रदान की। अनेक इतिहासकारों ने उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश की समस्याएं। शासक बनने के पश्चात इल्तुतमिश को अनेक प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी गजनी के यल्दौज, सिंध के कुबाचा तथा बंगाल के अली मर्दान ने उसके लिए समस्या उत्पन्न कर दी। आराम शाह की अयोग्यता का लाभ उठाकर कुबाचा ने बठिंडा, कुहुराम व सरस्वती तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। बंगाल और बिहार दिल्ली से पृथक हो गए थे। लखनौती में अली मर्दान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। राजपूत राजाओं ने भी दिल्ली सल्तनत को कर भेजना बंद कर दिया था। जालोर और रणथंबोर स्वतंत्र हो गए थे। अजमेर, ग्वालियर व दोआब ने भी तुर्कों की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं था। इनमें कुतुबी व मुअज्जी सामंत प्रमुख थे। ये कुलीन सामंत थे जो इल्तुतमिश को एक दास होने के नाते सुल्तान के योग्य नहीं मानते थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय भी इल्तुतमिश के समय उपस्थित हुआ। ये सभी परिस्थितियां संकटपूर्ण थी। इस प्रकार नव स्थापित तुर्की सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ा था, परंतु इल्तुतमिश ने कौशल, साहस और शक्ति से इन सभी संकटों का मुकाबला किया तथा अंत में सफलता प्राप्त की। इल्तुतमिश के कार्य एवं उपलब्धियां। इल्तुतमिश के 26 वर्षीय कार्यकाल यानी कि 1210 से 1236 ईस्वी को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1210 से 20 ईस्वी तक अपने विरोधियों का दमन किया। द्वितीय चरण 1221 से 29 ईस्वी तक उसने मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना किया तथा अन्य समस्याओं का निंदा किया। तृतीय चरण 1229 से 36 ईस्वी तक अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। इल्तुतमिश द्वारा अपने विरोधियों का दमन। यल्दौज का पतन। यल्दौज गजनी का शासक था। वे दिल्ली की संप्रभुता पर दावा रखता था। जब इल्तुतमिश दिल्ली में अपने प्रतिद्वंदी अमीरों का दमन करने में व्यस्त था, तब यल्दौज ने उसे अपने अधीन मानते हुए छत्र, दंड आदि राजचिन्ह भेजे जो किसी संप्रभु द्वारा अधीनस्थ शासक को दिए जाते थे। इल्तुतमिश ने उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अपने आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा था। कुछ समय पश्चात जब ख्वारिज्मों ने यल्दौज को गजनी से मार भगाया तो वे लाहौर आ गया। उसने कुबाचा को वहां से भगा कर लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा पंजाब से थानेश्वर तक विस्तार कर लिया। उसने दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया। यल्दौज के विस्तार को रोकना इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था, क्योंकि यल्दौज यदि पंजाब में अपनी शक्ति संगठित कर लेता तो दिल्ली में इल्तुतमिश सुरक्षित नहीं रह सकता था। मामलुक 1215 से 16 ईस्वी में तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ। तत्पश्चात उसे कैद कर बदायूं ले जाया गया, जहां उसका वध कर दिया गया। इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। प्रथम
उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला उसका प्रबल शत्रु का विनाश हो गया। द्वितीय, दिल्ली सल्तनत का गजनी से सदा के लिए संपर्क टूट गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। कुबाचा की पराजय। इल्तुतमिश का दूसरा प्रतिद्वंदी कुबाचा था, जो सिंध और मुल्तान का शासक था। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही उसने सिंध, सागर दोआब, सरस्वती, भटिंडा और लाहौर तक अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वे उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। यल्दौज ने लाहौर कुबाचा से छीन लिया था, परंतु जब वे इल्तुतमिश से परास्त हो गया, तब कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। कुबाचा की शक्ति को तोड़ने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण किया। कुबाचा बिना युद्ध किए ही भाग गया। इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया तथा चिनाब स्थित मंसूरा के निकट एक युद्ध में उसे पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को वहां नियुक्त किया। सिंध क्षेत्र में अभी भी कुबाचा की शक्ति शेष थी। इस बीच 1221 ईस्वी में मंगोल विजेता चंगेज खां एक विशाल सेना लेकर सिंध की ओर बढ़ा। इल्तुतमिश मंगोल आक्रमण से संभावित खतरे को देखते हुए कुबाचा की तरफ ध्यान नहीं दे सका। जलालुद्दीन मांगबरनी के वापस जाने के पश्चात उसने पुनः कुबाचा की तरफ ध्यान दिया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः कुबाचा पर चढ़ाई की तथा भटिंडा व सरस्वती पर अधिकार कर उच्च और मुल्तान की ओर बढ़ा। कुबाचा भागकर निचले सिंध में स्थित भक्कर के किले में शरण ली। 3 माह पश्चात इल्तुतमिश का उच्च पर भी अधिकार हो गया। अंत में विवश होकर कुबाचा अपने पुत्र बेहराम मसूद को संधि का प्रस्ताव लेकर इल्तुतमिश के पास भेजा, परंतु इल्तुतमिश संधि अस्वीकार कर उसके पुत्र को बंदी बना लिया। अंत में विवश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का एक शत्रु भी समाप्त हो गया। मुल्तान और उच्चबी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सिंध विजय को पूरी करने के लिए इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन जुनैदी को वहां नियुक्त किया। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश के समय में जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समकक्ष मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखने की पेशकश की, तो वजीर जुनैदी ने कहा, हाल ही में भारत विजय प्राप्त हुई है। मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान है और ये संभव है कि यह आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मंगोल आक्रमण का खतरा। इल्तुतमिश के समय में भारत में मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था। मंगोल एक बर्बर जाति थी और ये मंगोल के नेता चंगेज खान उर्फ तेमुचिन ने गोबी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया व पर्सिया को अपने पैरों तले रौंद दिया। उसने पर्सिया ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज़म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागा तथा उसका सबसे बड़ा पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर भारत की ओर आया। चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ पहुंचा। जुबेनी लिखता है कि सुल्तान आग और पानी के बीच में फंस गया। इसी समय इल्तुतमिश को सावधान करना था। इसी समय चंगेज खां इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक दूत भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य इल्तुतमिश को सावधान करना था। वह जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता न करे उस समय पंजाब और ऊपरी सिंध दोआब का क्षेत्र चंगेज खां के सेनानियों ने प्रतीक्षा और अवलोकन का निश्चय किया। सेनानियों कुबाचा, मांगबरनी व खोखरों के बीच संघर्ष का विषय बन गया। इल्तुतमिश ने प्रतीक्षा और अवलोकन का निश्चय किया। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि दिल्ली साम्राज्य को इस उथल पुथल से रक्षा करनी है। स्थिति को चुपचाप देखता रहा। इस बीच मांगबरनी ने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और खोखरों के सरदार राय खोखर संकीन की पुत्री से विवाह कर सिंध, सागर, दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। तत्पश्चात सियालकोट जिले के पसरोर स्थित दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने आइन मुल्क नामक अपना दूत इल्तुतमिश के पास भेजा तथा मंगोलों के विरुद्ध उससे सहायता मांगी। इल्तुतमिश के सामने बड़ी कठिनाई थी।
वह मांगबरनी की सहायता कर चंगेज खां से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। उसने जलालुद्दीन मांगबरनी के दूत आइन मुल्क की हत्या करवा दी तथा विनम्रता पूर्वक उसे शरण देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश जलालुद्दीन से प्रार्थना की कि पंजाब छोड़ दे, साथ ही उसने एक बड़ी सेना भी युद्ध के लिए तैयार कर ली। जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश से युद्ध करना उचित नहीं समझा, अतः अपना ध्यान कुबाचा की ओर मोड़ा। उसने उच्च के निकट कुबाचा को पराजित किया तथा सिंध के दक्षिणी भाग को लूटकर 1224 ईस्वी में भारत छोड़कर पर्सिया चला गया। जब तक चंगेज खां जीवित था, पुनः उसने सिंधु नदी के पश्चिम में राज्य विस्तार की लालसा नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में यानी बफर स्टेट के रूप में किया। मांगबरनी ने भारत से चले जाने के पश्चात इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपना ध्यान बंगाल की ओर आकर्षित किया। सत्ता का सुदृढ़ीकरण, जिसके अंदर पहला टॉपिक है बिहार बंगाल विजय। अली मर्दन कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से बंगाल का शासक बना था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद अपने को स्वाधीन बना लिया तथा अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण की। 2 वर्ष पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात हिसामुद्दीन एवज दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने गयासुद्दीन आजम की उपाधि ग्रहण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा भी पढ़ा। उस समय इल्तुतमिश पश्चिमोत्तर प्रांत सिंधु घाटी की समस्याओं में उलझा था, इसलिए वे बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सका। इल्तुतमिश भी व्यस्तता का पूर्ण लाभ उठाकर हिसामुद्दीन एवज से बिहार में भी अपनी सत्ता का विस्तार किया तथा जाजनगर, तिरहुत, बंग व कामरूप के राज्यों से खराज वसूला। अपनी पश्चिमी सीमा को सुनिश्चित करने के बाद इल्तुतमिश ने पूर्वी क्षेत्र की ओर भी अपना ध्यान मोड़ा। उसने गंगा नदी के दक्षिण स्थित बिहार के समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया तथा वहां एक राज्यपाल नियुक्त किया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात वे 1225 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ा। उधर हिसामुद्दीन एवाज भी इल्तुतमिश को रोकने के लिए आगे, किंतु बिना किसी युद्ध के ही उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन दिया। इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर वापस दिल्ली लौट गया, किंतु इल्तुतमिश के वापस लौटते ही एवाज गयासुद्दीन ने मलिक जानी को बिहार से निकाल दिया तथा दिल्ली राज्य की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। हिसामुद्दीन एवज को दंडित करने के लिए इल्तुतमिश अपने पुत्र नासरुद्दीन को, जो उस समय अवध का राज्यपाल था, को आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु उसे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया। 2 वर्ष पश्चात जब गयासुद्दीन हिसामुद्दीन एवाज अपने पूर्वी अभियान कामरूप, आसाम व पूर्वी बंगाल पर गया था, तभी अवसर का लाभ उठाकर नासरुद्दीन ने उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर दिया। गयासुद्दीन अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए वापस लौटा, परंतु युद्ध में मारा गया। 1226 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद ने लखनौती पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने उसे बंगाल का सूबेदार यानी कि प्रांतीय गवर्नर या मुख्ता नियुक्त किया। इस प्रकार 1226 ईस्वी में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक इक्ता या सूबा बन गया। परंतु 2 वर्ष पश्चात 1229 ईस्वी में शाहजादा नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई। मलिक इख्तियारुद्दीन बलख के नेतृत्व में खिलजी अमीरों ने लखनौती में विद्रोह कर दिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश स्वयं जाकर इस विद्रोह को समाप्त किया। इख्तियारुद्दीन बलखा मारा गया और बंगाल पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। राजधानी से दूर होने के कारण बंगाल पर सदैव नियंत्रण रखना कठिन था, इसलिए इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से बंगाल और बिहार को पृथक कर वहां अलग अलग सूबेदार नियुक्त किया। मलिक अलाउद्दीन जानी को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। राजपूत टॉपिक। बंगाल अभियान के बाद इल्तुतमिश ने राजपूतों की ओर ध्यान दिया। राजपूताना का क्षेत्र एक ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोही और उपद्रवों का केंद्र बना हुआ था। राजपूत सरदार तुर्कों की सत्ता का अंत करने के लिए प्रयासरत थे। अपने अल्पावधि में ऐबक इस समय समस्या का समाधान करने में असमर्थ रहा।
ऐबक की मृत्यु के बाद चंदेलों ने कालिंजर व अजयगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रतिहारों ने तुर्की सेना को ग्वालियर से निष्कासित कर नरवर और झांसी पर अधिकार कर लिया। गोविंदराज के नेतृत्व में चौहानों ने रणथंबोर और तुर्कों से छीन कर अपना अधिकार कर लिया। भाटी राजपूतों ने अलवर और उसके निकट प्रदेशों अजमेर, बयाना और रणथंबोर को स्वतंत्र कर लिया। राजस्थान की भांति दोआब आधुनिक उत्तर प्रदेश के हिंदू शासक विद्रोह कर रहे थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने कार्रवाई आरंभ की। रणथंबोर और मंदसौर 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर के अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग का घेरा डाला। उस समय उस पर पृथ्वीराज तृतीय के वंशज शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश ने अब इस पर अधिकार कर लिया। यह उसकी महत्वपूर्ण सफलता थी, क्योंकि रणथंबोर एक अजय दुर्ग समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि 70 शासक उस पर विजय पाने में असफल रहे। इसके पश्चात इल्तुतमिश 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अब जालोर, बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर। 1228 से 29 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर का घेरा डाला। उस समय वहां का शासक चौहान राजा उदय सिंह था। उसने उदय सिंह के को आधिपत्य स्वीकार करने व वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात बयाना, थंगीर, अजमेर व नागौर पर भी अधिकार कर लिया। खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति। इल्तुतमिश ने सुल्तान की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं, बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मंसूर बिल्ला से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। खलीफा के दूत ने बगदाद से विशिष्ट अधिकार पत्र सम्मान पत्र सूचक खिल्लत लेकर दिल्ली पहुंचा। इस विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देश एवं सागर पर सुल्तान ए आजम के रूप में उसको अधिकार दिया गया। इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने का उल्लेख मिनाज-उस-सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होता है, जिसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहारों को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। यद्यपि ये एकमात्र औपचारिकता थी, किंतु ये इल्तुतमिश की एक दीर्घकालीन अभिलाषा की पूर्ति थी। इल्तुतमिश ने ये अवसर बड़े उत्साह व मान मर्यादा से मनाया। इस कार्य ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलाफत की छाप को दृढ़ कर दिया तथा भारत ने की भौगोलिक सीमाओं के बाहर खलीफा के अंतिम अधिकार को वैधानिक रूप से पुष्टि कर दी। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया तथा उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से युक्त सिक्के चलाए। इस प्रकार खलीफा द्वारा सुल्तान पद की स्वीकृति के कारण उसका पद कानूनी बन गया तथा दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य हो गया। खलीफा द्वारा उनकी सत्ता को मान्यता प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात अर्थात मार्च-अप्रैल 1229 को उसके बड़े पुत्र नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिसका इल्तुतमिश पर बहुत बड़ा दुखद प्रभाव पड़ा। वे एक अत्यंत योग्य शासक था। सुल्तान ने इल्तुतमिश की सभी आशाएं उसी पर केंद्रित रही। मृत्यु से पूर्व हासी, अवध, लाहौर तथा लखनऊ जैसे सामरिक महत्व के स्थानों का सूबेदार रह चुका था। इस दुखद घटना के बाद इल्तुतमिश अपने शासनकाल के शेष वर्षों में निरंतर दिल्ली सल्तनत के संगठन में लगा रहा तथा विद्रोह का दमन किया। अब है ग्वालियर तथा कालिंजर। 1231 ईस्वी इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। वहां के परिहार शासक मंगलदेव यानी मलय वर्मा ने 11 माह तक वीरतापूर्वक नगर की रक्षा की, किंतु अंत में उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी। ग्वालियर को बुंदेलखंड और मालवा में लूटपाट के अभियान संचालित करने का अड्डा बनाया गया। ग्वालियर के शासन प्रबंध के लिए इल्तुतमिश ने मजदूल मुल्क जियाउद्दीन मोहम्मद जुनैदी, अमीर-ए-दाद और सिपह सालार रशीदुद्दीन को कोतवाल नियुक्त किया। मिन्हाज को कुजा, खिताब, इमामत और एहतिसाब के पदों पर नियुक्त किया। ग्वालियर विजय के 2 वर्ष पश्चात इल्तुतमिश ने सुल्तान कोट तथा बयाना की इक्ताएं और ग्वालियर दुर्ग के सहाना का पद गौरी के एक तुर्कदास अधिकारी मलिक नसरुद्दीन तायसी को प्रदान किया तथा उसे कालिंजर के आक्रमण के लिए भेजा। 1233-34 ईस्वी में मलिक तायसी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक चंदेल राजा त्रिलोक वर्मा था।
वे बिना युद्ध के ही भाग गया। तुर्कों ने कालिंजर को लूटा तथा नगर पर अधिकार कर लिया। नागदा और अनिलवाड़ा। इल्तुतमिश ने स्वयं गुहिलोतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया, परंतु वहां का राजा छेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया है। इस आक्रमण में इल्तुतमिश को भारी क्षति उठानी पड़ी। इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों को दबाने का प्रयत्न किया। उसने चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया, किंतु उसे पराजित होकर लौटना पड़ा। मालवा। 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा के एक अभियान का नेतृत्व किया, जिसे मिनाज के अनुसार 300 वर्ष में निर्मित किया हुआ था, वह विध्वंस कर दिया गया। तत्पश्चात सुल्तान ने उज्जैन नगर की ओर कूच किया और वहां स्थित महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। वहां से प्रसिद्ध लिंग व विक्रमादित्य तथा अन्य राजाओं की अष्टधातु की मूर्ति दिल्ली लाया गया। दोआब की स्थिति भी असंतोषजनक थी। सल्तनत में व्याप्त व्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए थे, जिनमें बदायूं, कन्नौज, बनारस, कठेर यानी कि रुहेलखंड इत्यादि प्रमुख थे। अवध में पिरथु का विद्रोह इल्तुतमिश के कार्यकाल में ही हुआ था। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद इल्तुतमिश के कार्यकाल में ही हुआ था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद इल्तुतमिश ने उनके विरुद्ध कदम उठाया। उसने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार तथा बहराइच पर अधिकार कर लिया। कठोर संघर्ष के बाद अवध पर भी अधिकार हो गया। अवध में स्थानीय जाति के लोग अपने नेता पिरथु के नेतृत्व में विद्रोह कर रहे थे। नारायण पिरथु, जिसके विषय में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन तथा अवध के सूबेदार ने कहा था कि उसने प्राय 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया था। अंतिम अभियान और मृत्यु। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी में बामियान की ओर कूच किया। खोखरों के विरुद्ध ये उसका अंतिम अभियान था। यहाँ पर जलालुद्दीन मांगबरनी का अधिकारी सैफुद्दीन हसन कारलुक शासन कर रहा था, किंतु मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया और राजधानी दिल्ली लाया गया, जहाँ 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शासक वर्ग का गठन। साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान चीलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने मोजी तथा कुतुबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया, जिसमें 2 प्रमुख दल थे, एक तुर्कदास और दूसरा ताजिक। तुर्कदास ये अजम के विभिन्न भागों से लाए गए दास थे। वे आपस में एक दूसरे को सम्मान में भाई समझते थे तथा एक ही ख्वाजा दास अर्थात एक ही स्वामी के दास समझे जाते थे। जब तक इल्तुतमिश जीवित था वे एक स्वामी के दास थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके दासों ने स्वयं को सुल्तानी यानी सुल्तान के दास कहना शुरू कर दिया। तुर्क दासों के इसी वर्ग में इल्तुतमिश ने चालीसा का दल चीलगानी बनाया था। चालीसा दल के सदस्य पूरी तरह से इल्तुतमिश के नियंत्रण में थे तथा सुल्तान के प्रति वफादार थे। उनकी नियुक्ति प्रमुख प्रशासनिक व सैनिक पदों पर थी। वे इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार भी थे। ताजिक ये कुलीन वंशों के गैर तुर्की विदेशी थे। ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। बरनी के अनुसार चंगेज खां के अत्याचार से बचने के लिए अनेक प्रसिद्ध शहजादे, अभिजात वर्ग के लोग, मंत्री तथा अन्य प्रसिद्ध विदेशी भारत आए और इल्तुतमिश के दरबार में एकत्रित हुए। ये स्वतंत्र थे, दास नहीं। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री रहे निजामुल मुल्क मुजद्दिदी तथा फतुह सलातीन के लेखक इसामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में भी शामिल थे। इल्तुतमिश जब तक जीवित रहा इन दोनों दलों पर उनका नियंत्रण रहा, किंतु उसकी मृत्यु के बाद चालीसा दल के सरदार स्वेच्छाचारी बन गए तथा ताजिकों के प्रति उनका वैमनस्य बढ़ने लगा। इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन जुनूदी तथा फखरुल मुल्क असमी को सहायता से शासन प्रबंध की व्यवस्था तथा पुनर्गठन किया और उसका रूप सुधारा। इक्ता व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। इक्ता इजारेदारी के लिए दिया गया भू राजस्व क्षेत्र है।
क्षेत्र था जो सैनिक अथवा वजीर किसी को भी दिया जा सकता था। बाद में इक्ता प्रांतों में परिवर्तित हो गए। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क जुनैदी अबू वली हारून बिन अली तुसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। इक्ता के अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 1236 ईस्वी में लखनौती के बीच संघर्षपूर्ण सल्तनत बड़े तथा छोटे भागों में विभाजित हो गई थी, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, जो मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत था। इक्ता की दो श्रेणियां थी। इक्ता की दो श्रेणियां थी। पहली खालसा के 12 प्रांतीय स्तर की इक्ता तथा दूसरी थी कुछ गांव के रूप में छोटी इक्ता। बड़े क्षेत्रों के इक्तेदार प्रांतीय गवर्नर के रूप में थे, जो कानून और व्यवस्था की देखरेख, लगान वसूली, मुकदमों की सुनवाई और सैनिक सेवा प्रदान करते थे। छोटे छोटे क्षेत्रों के इक्तेदार केवल सैनिक सेवा प्रदान करते थे। दोनों श्रेणियों के इक्तेदारों के वेतन के रूप में अपने इक्ता से वसूल किए गए लगान पर अधिकार प्राप्त था। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा का अंत करने एवं केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए किया था। सामंती प्रथा के विपरीत इल्तुतमिश ने समय समय पर इक्तादारों का स्थानांतरण कर उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखने का सफल प्रयास किया। इल्तुतमिश प्रथम तुर्की शासक था जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा। वहाँ 2000 पुरुष तुर्क सैनिक नियुक्त कर उसने तुर्की राज्य के लिए उत्तर भारत के सबसे संपन्न प्रदेश पर आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। सैनिक व्यवस्था। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शाही सेना के गठन हेतु विचार प्रस्तुत किया। उसने केंद्रीय सेना के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया। सेना का मुख्य अंग घुड़सवार व पैदल सैनिक थे। सेना की देखभाल दीवाने आरिज करता था। सेना की कुशलता सुल्तान और दीवाने आरिज की योग्यता व निरीक्षण पर निर्भर थी। सुल्तान सेना का मुख्य पति था। प्रांतों में मुक्ता अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश ने न्याय का समुचित प्रबंध किया। न्याय के लिए उसने राजधानी तथा सभी प्रमुख नगरों में काजी और अमीर दाद की नियुक्ति की। सुल्तान न्याय का स्रोत होता था तथा अंतिम निर्णय उसी के द्वारा होता था। इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तत्काल न्याय की व्यवस्था की जाती थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक माना जाता था। उल्लेखनीय है कि रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर ही जनता से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाने की प्रार्थना की थी। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात ही सर्वोच्च न्याय अधिकारी था। इल्तुतमिश ने अनेक हिंदू सरदारों को भी अपने क्षेत्रों पर राज्य करने का अधिकार दिया था। मुद्रा व्यवस्था। दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है तथा मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। विदेशों के प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा अपने लिए शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश शब्द अंकित करवाया। साथ ही स्वयं को प्रधान धर्म रक्षक नासिर अमीर उल मोमिन भी घोषित किया। इन सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का प्रचलित किया। उसका चांदी का टका 175 ग्राम का। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। आगे चलकर बलबन ने सोने का टका और सिकंदर लोदी ने तांबे का टका जारी किया था। राजवंशीय राजतंत्र की स्थापना।
इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया तथा उसे भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित कर दरबार में ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहार का आरंभ किया। राजतंत्रीय संबंधित ग्रंथ अदाब सलातीन व मुआसिरु सलातीन को उसने अपने पुत्रों के लिए बगदाद में से मंगवाया। सांस्कृतिक उपलब्धियां। इल्तुतमिश एक महान विजेता व प्रशासक होने के साथ साथ कला और संस्कृति का पोषक था। उसके समय में दिल्ली का नगर एक मुख्य सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां मध्य एशिया से आने वाले शरणार्थी कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को परिचय मिला। दिल्ली को समकालीन साहित्य में हजारते दिल्ली कहा जाता था। इल्तुतमिश ने लाहौर के दरबार पर दिल्ली की राजधानी लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान है। उसे दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुंदर भवनों का निर्माण कराया। उसने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसका निर्माण कार्य मूलतः इराक के निवासी सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पर अपने आश्रयदाताओं कुतुबुद्दीन ऐबक व सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम अंकित करवाया। इसके अतिरिक्त उसने जोधपुर की जगह नागौर में अतारकिन का दरवाजा निर्मित करवाया तथा वहाँ की एक मस्जिद व मदरसा का भी निर्माण करवाया। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनाया। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। उसने बदायूं में हौज ए शम्सी तथा शम्सी ईदगाह का निर्माण करवाया। 1223 में उसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। साहित्य। इल्तुतमिश विद्वानों तथा योग्य व्यक्तियों का सम्मान करता था। उसने मंगोल आक्रमणों के कारण मध्य एशिया और इस्लामी प्रदेशों में भाग कर गए हुए सभी योग्य व्यक्तियों और राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान दिया। समकालीन विद्वान मिनाजुल सिराज और मलिक ताजुद्दीन को उसका संरक्षण प्राप्त था। निजामुद्दीन मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी और दारुल उल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्तियों को उसके दरबार में आश्रय दिया। निजामुल जुनैदी का इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इल्तुतमिश ने मदरसों का निर्माण करवाया। उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की और उसका नामकरण मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइजी रखा। इसी नाम पर उसने बदायूं में भी एक मदरसे की स्थापना की थी। नासिरी मदरसा की स्थापना इल्तुतमिश ने करवाई थी। इसका नामकरण अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर किया। धार्मिक नीति। अब इल्तुतमिश की धार्मिक नीति क्या थी? व्यक्तिगत जीवन में इल्तुतमिश अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मिनाजुद्दीन सिराज ने उसके संबंध में लिखा है कि उसके समय में धर्मपरायण, दयालु तथा महात्माओं या विद्वानों का सम्मान करने वाला उसके समान कोई नहीं हुआ। इल्तुतमिश रात्रि का पर्याप्त समय प्रार्थना और में व्यतीत करता था। वे सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी इसामुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरिची, शेख बहाउद्दीन जकारिया और शेख नक्शवी का बड़ा आदर करता था। दरबार में धार्मिक प्रयोजनों का आयोजन करता था। उलेमा वर्ग को भी संतुष्ट करता था। उसने रहस्यवादियों के सद्भावना से पूरा लाभ उठाया। शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने शम्सी तालाब का निर्माण करवाया था। इस्माइल सिया का विद्रोह इल्तुतमिश के समय हुआ था, परंतु सुल्तान ने उनका दमन कर दिया। अब इल्तुतमिश का मूल्यांकन देखिए। आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण स्थान था। भारत में तुर्की सत्ता के विकास में उसका उल्लेखनीय योगदान है। उसने मध्य एशियाई राजनीति से नाता तोड़कर दिल्ली सल्तनत में एक स्वतंत्र एवं वैधानिक स्वरूप प्रदान किया तथा एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्णतः भारतीय था। वह एक साहसी सैनिक तथा योग्य सेनापति होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने भारत में नव तुर्की राज्य के साथ शक्तिशाली व संकित किया और उस पर अपने वंश के अधिकार सुरक्षित रखे। मंगोल आक्रमण के संकट से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की तथा एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति और एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया था। इल्तुतमिश एक
न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग सकता था। डॉक्टर के एस श्रीवास्तव के अनुसार उसने ऐसे सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर खिलजियों के नेतृत्व में निरंकुशता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उसके पथ प्रदर्शन के लिए कोई परंपरा नहीं थी तथा उसने अपना मार्ग स्वयं चुना। अपने परिवार और दूरदर्शिता से वह अपने राज्य को संगठित किया। उसे मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ शासक माना जाता है। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। इल्तुतमिश ने राज्य की सीमा का निर्धारण कर उसे सुदृढ़ किया। उसने राजा का पद तथा राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। उसका शासन दृढ़ था किंतु बर्बरतापूर्ण नहीं। उसने कबीर खां अय्याज नामक अपने एक दास को, जो मुल्तान का राज्यपाल पद पर असफल रहा, उसे वहां से हटाकर दंडित न कर उसकी जीविका के लिए पलवल ग्राम प्रदान किया। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। अब इसके बाद में उत्तराधिकार की समस्या। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से 1265 अर्थात बलबन के राजा रोहन तक दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास अस्थिरता से प्रभावित रहा, क्योंकि इस काल में इल्तुतमिश के वंशजों और उसके द्वारा संगठित चालीसा दल के सरदारों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। फिर जो इल्तुतमिश था वो मतलब उसी समय जब ग्वालियर आक्रमण पे गया था, तभी मतलब पीछे से अपनी पुत्री रजिया को शासन सौंप गया था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पुत्र अयोग्य और विलासी है। तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरी पुत्री ही मतलब रजिया ही मेरी मतलब उत्तराधिकारी होनी चाहिए। ठीक है, रजिया जो थी वो उसकी उत्तराधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन वहाँ के जो अमीर लोग थे उन्होंने मतलब इसके इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहा, और कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने भी शासन किया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह ने 8 महीने का शासन किया, वैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माँ शाह तुर्कान ने मतलब शासन का संचालन 6 महीने तक किया, और बाद में रजिया ने वापस अपना वो वहाँ के लोगों से, अमीरों से समर्थन प्राप्त करके खुद ने सत्ता प्राप्त कर ली। इस प्रकार से रजिया इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन बना, रुकनुद्दीन के बाद में रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी, जिसके बारे में अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।